Hello students, how are you beta? Fine. So today we are going to start our new topic and it is water. वाटर के बारे में आप पहले से कुछ चीजें जानते हो, जल ही जीवन है, ये सब डायलॉग सुने हैं ना तुमने। ये सच बात है बेटा, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते ज्यादा लंबे समय तक, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 65% ऑफ द बॉडी जो होती है ह्यूमन की, ठीक है, 65% वाटर कंसिस्ट करती है, मतलब उसके अंदर 65% पानी ही होता है अलग अलग फॉर्म्स में। ऐसे ही प्लांट्स की बात करोगे 95% किससे बनी होती है? पानी, ठीक है, उसके अंदर भी पानी होता है, वाटर ही होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है वाटर का। फिर हम कुछ केमिकली इंपॉर्टेंस भी देखेंगे आज, कैसे ये जो वाटर है इसके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकली कैसे अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम ये सब चीजें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज डिस्कस करेंगे, वाटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैंने टॉपिक डाला हुआ है वाटर। क्या फॉर्मूला होता है वाटर का बेटा? H2O। ये कुछ चीजें हैं जो आप पहले से जानते हो, ठीक है। सम बेसिक पॉइंट्स यू हैव टू राइट हियर। फर्स्ट वन इज 65% ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% क्या होता है? पानी होता है, जो अभी मैंने बोला, ठीक है। प्लांट बॉडी के अंदर 95% क्या होता है? पानी होता है। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर कट होने चाहिए ये पॉइंट्स। इसको कभी कभी यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो एक ऐसी चीजें हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं जिसके अंदर हम कुछ डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने बीकर के अंदर पहले ही पानी ले लिया, ठीक है, उसके अंदर मैं चीनी घोलता हूं, शुगर डिसॉल्व करता हूं, तो शुगर हो गया सॉल्यूट, ठीक है, और पानी हो गया सॉल्वेंट। शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट, और पानी क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट। तो जिसके अंदर घोलते हैं उसे सॉल्वेंट और जिसको घोलते हैं उसे सॉल्यूट। लेकिन कभी कभी ये डेफिनेशन थोड़ा अटपटी हो जाती है, थोड़ा गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बीकर के अंदर मैं चीनी ले लूं और ऊपर से पानी डालूं थोड़ा, तो फिर यहां पे सॉल्वेंट कौन और सॉल्यूट कौन? इसलिए केमिकली एक डेफिनेशन बनती है, जब आप किन्हीं दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो उसके अंदर जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर सब चीजें आके मोस्ट ऑफ दी चीजें घुल जाती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। सबके लिए सॉल्वेंट है, ऑलमोस्ट ऑल घुल जाती हैं। ऐसा क्यों? अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, उसका आंसर मैं वहां पे दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जिन्हें हम थोड़ा सा बिना किसी केमिकल रिएक्शन के पता लगा पाए, ठीक है, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के पता लगा पाए, उन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब देखो, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये नहीं होता कि बस देख के सूंघ के ऐसे करके, नहीं, कुछ थोड़ा फील करके भी हो सकता है ना। बॉन्ड हमको मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे? बस रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं वाटर की। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इट इज ये सब चीजें आपको ऑलरेडी, इनमें से काफी चीजें बेटा पता होंगी। टेस्टलेस एंड कलरलेस लिक्विड। वाटर जो है वो टेस्टलेस और कलरलेस लिक्विड होगा। बात समझ में आ रही है? इट इज ए टेस्टलेस एंड कलरलेस लिक्विड। टेबल नंबर 9.3 देखो, उसके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर वो टेबल 9.3 दिखाई दे रही होगी, ठीक है, कि प्रैक्टिकल वैल्यूज है, ठीक है। उनमें से कुछ को मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं अच्छे से। देखो, जो वाटर होता है बेटा, in condensed phase most of the properties, कंडेंस्ड फेज का मतलब हो गया, कंडेंस्ड फेज का मतलब हो गया लिक्विड या सॉलिड, ठीक है। कंडेंस्ड फेज मतलब सॉलिड एंड लिक्विड, ये याद रखना।
मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज shown by water, most of the properties shown by water due to the hydrogen bonding, H bonding between the molecules, H bonding between the molecules. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है पानी के मॉलिक्यूल के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में ज्यादा होती है वो, इसके कारण बहुत सारी प्रॉपर्टीज वाटर शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एक करके इंडिकेट करता जाऊंगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई दिखाता है, लेकिन किससे हाई और किससे लो दिखाता है ये कंपैरिजन है। तो मैंने जब यहां हाई लिखा है तो मैं कंपैरिजन किससे करने जा रहा हूं। देखो वाटर का स्ट्रक्चर बेटा H2O, ठीक है। ऑक्सीजन के और कौन कौन से मेंबर होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये सब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में बताया है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब चीजें बताई है ना, सल्फर। तो जैसे मैंने H2O बनाया है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगाए, ऐसे ही मैं H2S भी बना सकता हूं, ऐसे ही H2Se भी बना सकता हूं, H2Te भी बना सकता हूं और H2PO भी बना सकता हूं। तो आप देखोगे इतने कंपैरिजन में तो मैं नहीं जाता हूं, खाली इन दोनों से ही कर लेता हूं। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। मतलब ये रहा एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल, मान लो 1 लीटर पानी लिया तो उसके अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनके बीच में बॉन्ड बने होंगे। तो यहां पे मान लो ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल घूम रहा है, तो ये क्या है, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, H बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। जबकि H2S का मॉलिक्यूल होगा, जैसे यहां पे H2S का मॉलिक्यूल घूम रहा है बेटा, ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा, थोड़ा सा बस बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा H2S का मॉलिक्यूल भी यहां घूम रहा होगा, ये रहा, ठीक है। अब क्या है, जैसे वहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये H बॉन्डिंग हुई, वैसे यहां भी होनी चाहिए, लेकिन यहां नहीं होती है, यहां पे H बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, और H बॉन्डिंग की क्राइटेरिया क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा, बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन जो हमें चाहिए वो नहीं एराइज होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स करेंगे ही नहीं। इसलिए क्या है, यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ना तो H2S में होगी ऐसी, ना H2Se में नहीं होगी। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में, ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, एक इधर है एक इधर है, तो ये बॉन्ड इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो और टेम्परेचर देना पड़ेगा लिक्विड से गैस बनाने में या आइस से वाटर बनाने में। तो दोनों बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी, जब आइस से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो वाटर में, तब भी हमें क्या ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं वाटर के। किससे हाई होते हैं? As compared to H2S, H2Se. High melting point and boiling point of water, then H2S and H2Se. बात समझ में आ गई? ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखोगे आप, हाई थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है बेटा, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? ये सब थर्मोडायनेमिक्स के टर्म है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि थर्मल मतलब हीट, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टर, जो अपने में से हीट को फ्लो होने दे, ठीक है, उसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी उस एलिमेंट की? थर्मल कंडक्टिविटी। जो अपने में से हीट को फ्लो होने दे उसे बोलेंगे थर्मल कंडक्टर, और उसकी उस प्रॉपर्टी का नाम होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इस हाई थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से वाटर क्या करता है, अपने आप में से हीट को फ्लो होने देता है, उसमें से हीट फ्लो हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है
किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड फॉर्म से आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो हीट आपको देनी पड़ेगी, जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी हीट की फॉर्म में, उसे बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर में क्या है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो आप लिखोगे इट हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टियां वाटर दिखाता है। ये वेपोराइजेशन क्या होगी, हीट। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में, आइस से हम जब उससे कन्वर्ट कर रहे थे वाटर में, तो जो हीट हमें वहां पे रिक्वायर होती है या जो निकलती है, ठीक है, उसे हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे बोलेंगे बेटा, जब वाटर लिक्विड वाटर अपनी वेपर्स में गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है, जो हीट रिक्वायर होती है उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रहा है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वाटर का बहुत हाई होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होगा इसका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप इसका पढ़ के आते हो ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, यही तो होता था। ऐसे हीट ऑफ फ्यूजन का क्या होता था, डेल्टा एच, यहां पे सफिक्स में लिखा होता था एफ, फ्यूज, ठीक है। अब देखो इसे समझने की कोशिश करते हैं। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या, प्रेशर का फंक्शन है मेन तो, ठीक है। ये सब डिटेल में आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलती है, लेकिन हम थोड़ा फिजिकली बात करते हैं कैसे काम करता है। अगर वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत हाई है तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस का हमारे लिए आंसर बनेगी, बहुत यूजफुल होती है ये इसकी प्रॉपर्टीज के कारण। ये अपना इंपॉर्टेंस जो है वाटर बायोस्फीयर में बहुत अच्छे से दिखा सकता है। कैसे दिखा सकता है, मानो ये क्या करता है बेटा, मॉडरेटर बन के काम करता है। मॉडरेटर मतलब टेम्परेचर को, जो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है वो बहुत कभी हाई होता है तो उसे थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करता है। कैसे नीचे ला सकता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल उससे समझाता हूं। मान लो आपको फीवर आया है, ठीक है, क्या होता था, अभी तो तुरंत आप टैबलेट ले आते हो, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा है ना पुराने समय की तरफ मूव करो तो बहुत सारे दवाई क्या है, ड्रग्स होती है, काफी सारी बॉडी को, हमारी बॉडी को हार्म भी करती है अगर आप ज्यादा ले लेते हैं, और समय से पहले ही ले ली तो ज्यादा हार्म कर जाती है। इसलिए कुछ हमें फिजिकल उपाय भी हम उसके लिए कर सकते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर आपके का बहुत हाई गया तो आपने देखा वो क्या कर देते, मम्मी आराम से, जैसे तुम बेड पे लेटे हो तो मम्मी क्या करेगी, रुमाल लेके आएगी गीला करके और तुम्हारे सिर पे ऐसे रख देगी, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर धीमे धीमे कम हो जाता था। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचना चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसा इसलिए होता है, वहां जो वाटर प्रेजेंट है रुमाल के अंदर, जो तुम्हारे सिर पे गीला करके रखा गया है, वो वाटर क्या करता है, तुम्हारे सिर में से, या मतलब तुम्हारी बॉडी का जो मेन टेम्परेचर है वो यहाँ रहता है, ठीक है। तुम्हारा सिर जो गर्म है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करना चालू करता है। क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करना चालू करता है और वेपर्स में कन्वर्ट होकर वाटर वहां से धीमे धीमे चला जाता है, उड़ जाता है। तुमने देखा है ना, धीमे थोड़ी देर के बाद रुमाल सूख जाता है, फिर से गीला करके फिर से लगाओ, है ना। तो वो क्या हो रहा है, वाटर वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होकर वहां से इवेपोरेट हो गया और तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को उसने कम कर दिया। समझ में आ रहा है। इसलिए क्या है, वाटर क्या करता है, जनरली टेम्परेचर को, मतलब हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को या तुम्हारी सराउंडिंग के टेम्परेचर को कम करके जाता है, ठीक है। तो ये एक मॉडरेटर का काम करता है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर क्या करता है, एक मॉडरेटर का काम करता है, मॉडरेटिंग ऑफ क्लाइमेट, मॉडरेटिंग ऑफ क्लाइमेट। आपको मैंने बुखार वाला एग्जांपल दिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखें हम, पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई वाटर कैन एक्ट एज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे ड्यू टू इट्स हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत ज्यादा हाई होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे क्या होगा, इसके अंदर
इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हाई होने की वजह से ही इसके अंदर आप जो सॉल्यूबल करोगे मोस्ट ऑफ द चीजें इसके अंदर सॉल्यूबल हो जाती हैं, और क्योंकि इसके अंदर सब चीजें ऑलमोस्ट सॉल्यूबल हो जाती हैं इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, सॉरी यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, बार बार कांस्टेंट निकल रहा है, वो सॉल्वेंट है, लेकिन बात समझ में आ रही है। तो ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, और एक और पॉइंट देखो, इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस, इसके अंदर से बहुत सारे आयंस एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट, ये पार्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्लांट के अंदर उसके मेटाबॉलिज्म वाली प्रोसेस के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आयंस को एक जगह से दूसरी जगह आराम से वाटर क्या करता है, लेके जा सकता है, तो ये किसके लिए भी काम में लगता है। एक लास्ट पॉइंट और है बेटा इसका, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, सिंस वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, एल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा कोवलेंट कंपाउंड्स, ये सब क्या है, कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कैन डिसॉल्व इन इट, इनको भी आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो। वैसे तो ये पार्ट मैंने ऊपर बता दिया है यूनिवर्सल कांस्टेंट वाला, लेकिन फिर भी इसका एक मेन रीजन ये भी होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है एक तो वाटर का, और दूसरा रीजन भी आप लिख सकते हो ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग करता है। समझ में आ गया। आप एल्कोहल को या कार्बोहाइड्रेट जैसे मॉलिक्यूल्स को भी इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हो। तो ये थी बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वाटर की। तो थोड़ा सा हमने देखा वाटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।